कल हम लोगों ने अभी हम लोग गुण पढ़ रहे हैं और गुणों की संख्या 24 है। रूप रूप रस गंध स्पर्श ये सब पढ़ चुके हैं और हम लोग ज्ञान पे आ गए हैं। ज्ञान 16वां गुण है और ज्ञान जैसे कि मैंने बताया कि गुण कहाँ रहेगा, गुण कहाँ उत्पन्न होगा। गुण उत्पन्न होगा द्रव्य में। गुण कहाँ उत्पन्न होगा, द्रव्य में। और किस संबंध से उत्पन्न होगा, संबंध क्या होगा, समवाय। गुण उत्पन्न होगा द्रव्य में। द्रव्य क्या हो गया, कारण। गुण क्या हो गया, कार्य। क्यों, क्योंकि द्रव्य पहले रहता है और द्रव्य में गुण उत्पन्न होते हैं। और द्रव्य में गुण किस संबंध से उत्पन्न होते हैं, समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं। जैसे गंध गुण है, गंध गुण पृथ्वी में उत्पन्न होगा किस संबंध से, समवाय संबंध से। समवाय इसको ऐसे कह सकते हैं हम, समवाय संबंध के द्वारा, समवाय संबंध से गंध गुण पृथ्वी में उत्पन्न होगा। पृथ्वी पहले है, पृथ्वी में गंध उत्पन्न हुआ है, तो पृथ्वी पहले है, गंध बाद में है। तो पृथ्वी में उत्पन्न हुआ है तो पृथ्वी क्या हो गया, कारण। और गंध उत्पन्न हुआ है तो क्या हो गया, कार्य। गंध क्या है, गंध पृथ्वी में रहता है। गंध क्या हुआ, धर्म। पृथ्वी क्या हो गई, धर्मी। गंध पृथ्वी में है तो पृथ्वी क्या हो गया, आधार। गंध क्या हुआ, आधे। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए। तो जैसे हमने देखा कि गंध, गंध रूप रस स्पर्श ये सभी गुण हैं और ये गुण द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। गुणों की संख्या 24 है और द्रव्यों की संख्या 9 है। तो ये 24 गुण किसी ना किसी द्रव्य में उत्पन्न होते हैं, किसी ना किसी द्रव्य में ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि यह गुण अकेले कहीं रह जाए। यह गुण जब तक रहेगा द्रव्य में ही रहेगा। और अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि रूप कहां रहेगा, रूप का आधार क्या क्या होगा। हमने पढ़ा था कि रूप का आधार क्या क्या होगा। रूप के आधार, रूप गुण है, रूप का आधार पृथ्वी होगा, जल होगा और तेज होगा। या देखिए, पृथ्वी जल तेज तीनों क्या है, गुण है। तीनों क्या है, द्रव्य है। और रूप क्या है, गुण है। तो रूप गुण द्रव्य में ही रहेगा। वह द्रव्य पृथ्वी भी हो सकता है, वह जल भी हो सकता है, वह तेज भी हो सकता है। लेकिन रूप गुण के हम उन लोगों ने भेद किए, 7 भेद किए। शुक्ल नील पीत रक्त हरित, अलग अलग भेद किए, अलग अलग रंग किए। तो पृथ्वी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें 7 रूप रहते हैं। आप दुनिया के सारे वस्तुओं को देखिए अपने अगल बगल, लाल शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लैक जींस, येलो मोबाइल, नहीं, ब्लैक बुक, ब्लू फ्लावर, कुछ भी देख, सब सब क्या है, जितने भी रंग हैं वो सब आपके इर्द गिर्द जहां सभी रंग हैं, सभी वस्तु जिसका रंग है, कलर है, वो सब द्रव्य में रहता है। वो रंग जो है द्रव्य में है। और वो द्रव्य क्या, पृथ्वी है। जल में
जल में रूप तो रहता है, लेकिन केवल एक ही रूप रहता है, वो क्या है? शुक्ल। और वो भी खास तरह का शुक्ल, अभास्वर शुक्ल। और तेज में भी रहता है रूप, लेकिन भास्वर शुक्ल, भास्वर शुक्ल। ये चमकीला है, चमकता है, ये चमकता नहीं है। तो हमने देखा कि रूप एक गुण है, वह रूप गुण द्रव्यों में रहता है। ऐसा संभव नहीं है कि द्रव्यों के बिना रूप हमें दिख जाए। क्या ऐसा संभव है कि आपका जो ब्लैक कलर का मोबाइल है, वो मोबाइल के बिना ब्लैक दिख जाए? क्या पॉसिबल है कि ब्लैक कहीं दिख जाए आपको? ब्लैक जब भी दिखेगा, वो मोबाइल में दिखेगा, वो जीन्स में दिखेगा, वो शर्ट में दिखेगा। ब्लैक जब भी दिखेगा, किसी आधार में दिखेगा। तो वो आधार पृथ्वी द्रव्य है। ब्लू जब भी दिखेगा, अकेले नहीं दिखेगा, कहीं दिखेगा। ब्लू पेन, ब्लू फ्लावर, ब्लू वाटर, ब्लू आईज। देखिए आप, ये जो ब्लू है, ये ब्लूनेस, वो किसी वस्तु में दिखाई दे रही है। यह सब वस्तु पृथ्वी द्रव्य है। पृथ्वी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें सभी रूप पाए जाते हैं। जल में केवल शुक्ल, भास्वर शुक्ल, चमकता, बिना चमकता हुआ उजला कलर। और तेज में अब भास्वर शुक्ल, चमकता हुआ कलर। देखिए, ऐसे रस की अगर हम बात करेंगे, तो रस भी जो है वह पाया जाता है कहाँ? रस कहाँ का पाया जाता है? पृथ्वी में और जल में। पृथ्वी में और जल। और रस के भी 6 भेद हैं। मधुर, मधुर, लवण, अम्ल, अलग अलग है। पृथ्वी में केवल मधुर पाया जाता है, और जल में सभी पाए जाते हैं। सॉरी, जल में केवल मधुर पाया जाता है, पृथ्वी में सभी पाए जाते हैं। मीठा रसगुल्ला, नमकीन समोसे। नमकीन कहाँ बताओ? जो नमकीन है, जो सॉल्टनेस है, कहाँ पाया जाता है? वो नमकीन क्या अकेले पाया जाता है क्या? वो नमकीन किसी वस्तु, नमकीन बिस्किट, नमकीन समोसे, वो कहीं नमकीन जो है कहीं पाया जाता है। वो क्या द्रव्य है? मीठा रसगुल्ला, अम्ल, अम्लीय कोई वस्तु। तो अलग अलग तरह के जो रस है, पृथ्वी में सभी रस पाए जाते हैं, और जल में केवल मीठा रस पाया जाता है। मैं केवल इस बात से यह कहना चाहता हूं कि गुण जब भी होगा, वह द्रव्य में होगा। और एक बात और ध्यान रखिए, गुण जब भी होगा, वो द्रव्य में होगा। अकेले गुण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि गुण द्रव्य में ही उत्पन्न होता है समवाय संबंध से। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है, बाह्य जगत के लिए तो ठीक है, लेकिन आपने शब्द के आगे ज्ञान को भी कहा। ज्ञान, ज्ञान या बुद्धि, न्याय दर्शन वाला नाम है। ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, इस सब को आपने का गुण की श्रेणी में रखा है। ज्ञान भी गुण है न्याय दर्शन में। तो अगर ज्ञान गुण है, तब तो ज्ञान को के लिए कोई द्रव्य भी चाहिए, क्योंकि गुण को द्रव्य में रहना चाहिए। कहता हाँ, ज्ञान जो गुण है, ज्ञान गुण का द्रव्य जो है आत्मा है। आत्मा। अब पढ़े होंगे, जब द्रव्य पढ़े होंगे ना, द्रव्य जब पढ़े होंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक और आत्मा। वहां जब आत्मा को पढ़े होंगे आप, तो आत्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ज्ञानाधि। देखिए यहां क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण है। आत्मा क्या है? द्रव्य है। इतना तो पता है आपको। छोटी सी बात है कि द्रव्य को जब मैंने गिना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। मन जो है, आत्मा जो द्रव्य में रखा गया। और जब गुण को गिना मैंने, रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, द्रवत्व, तो वहां ज्ञान को भी मैंने रखा गुण में। तो ज्ञान गुण है,
और आत्मा द्रव्य। तो ज्ञान गुण कहाँ रहेगा? आत्मा द्रव्य में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया? ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया? आधेय, ये क्या हो गया? आत्मा क्या हो गया? अधिकरण। अधिकरण किसका अधिकरण? ज्ञान का अधिकरण। आत्मा क्या हो गया? ज्ञान, ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान का अधिकरण हो गया आत्मा। आत्मा ज्ञान का अधिकरण हो गया। ये आत्मा क्या है? ज्ञान का अधिकरण है। जहां ऐसा, चूंकि मैं जब द्रव्य का लक्षण किया, चूंकि मैं अभी द्रव्य का लक्षण कर रहा हूं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, आत्मा का लक्षण कर रहा हूं। और मैंने बताया कि जब द्रव्य का लक्षण करते हैं तो द्रव्य के लक्षण करते वक्त मैं एक असाधारण धर्म को ढूंढता हूं, ऐसा धर्म जो केवल उसी द्रव्य में रहता हो। इसीलिए मैंने कहा, देखिए, गंधवती पृथ्वी, या पृथ्वी कैसी है? गंधाधिकरणा पृथ्वी। शीत स्पर्श जल, उष्ण स्पर्श तेज, रूप रहित स्पर्श वायु, शब्द आकाश। देखिए, ये गंध, स्पर्श, स्पर्श, शब्द, ये सब क्या है? गुण है। और ये गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। तो द्रव्य को जब मैं परिभाषित करता हूं तो द्रव्य को परिभाषित मैं इसी गुण के सहारे करता हूं। इसी गुण में क्षमता है जो द्रव्य को परिभाषित कर पाए। और ये गुण कैसे हैं इस द्रव्य के लिए? असाधारण। ये द्रव्य कैसा है? और ये द्रव्य कैसा है? इस गुण का, ये गुण कैसा है? असाधारण धर्म है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये गुण इस द्रव्य के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता है। जैसे रूप के लिए हमने देखा कि रूप जो है पृथ्वी में भी है, जल में भी है और तेज में भी है, लेकिन गंध केवल पृथ्वी में ही है। इसीलिए रूप पृथ्वी में तो है, रस भी पृथ्वी में है, पृथ्वी में रस भी है, रस पृथ्वी में भी है और जल में भी है। तो पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में रस भी है और पृथ्वी में गंध भी है। लेकिन गंध गुण एक ऐसा गुण है जो पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता है। रूप गुण पृथ्वी में तो है, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ जल में भी है और तेज में भी। रस गुण पृथ्वी में तो है, पृथ्वी के साथ साथ जल में भी है। इसीलिए रूप और रस पृथ्वी का असाधारण धर्म नहीं है, लेकिन गंध असाधारण धर्म है। इसीलिए जब मैं परिभाषित करने का प्रयास करता हूं तो मैंने कहा गंध गुण के माध्यम से पृथ्वी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। गंधवती पृथ्वी, शीत स्पर्शवत्याप, उष्ण स्पर्शवत तेज, रूप रहित स्पर्शवान वायु। देखिए, शब्द गुण कम आकाश, शब्द गुण को उत्पन्न करने वाला आकाश। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा है। जहां ज्ञान है वहां वो आत्मा है, जहां ज्ञान उत्पन्न होता है वो आत्मा है। और ये जो आत्मा है दो प्रकार के हैं, इसे पढ़ चुके हैं हम लोग, जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन इन दोनों में भेद है। इसका ज्ञान नित्य है या विभू है, लेकिन जीवात्मा शरीर से अवच्छिन्न होने के कारण विभू नहीं है। सॉरी, जीवात्मा विभू तो है लेकिन शरीर अवच्छिन्न है जीवात्मा, इसीलिए अल्पज्ञ है और ये सर्वज्ञ है। अब ये तो ठीक है, द्रव्य के बारे में बात कर लिया हमने, लेकिन ये जो आत्मा द्रव्य है, इस द्रव्य में रहने वाला जो ज्ञान गुण है ये कैसा है, इसकी बात करनी है। तो न्याय दर्शन कहता है कि देखिए,
जगत में कोई वस्तु है, ये वस्तु है, यह तब तक वस्तु है जब तक इसका मुझे ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे मुझे इसका ज्ञान हो गया और ये जगत मेरे ज्ञान का विषय बन गया, ये जो वस्तु है ये मेरे ज्ञान का विषय बन गया। अंतर समझिए, बाह्य जगत में है, वस्तु है, लेकिन जैसे इसका मुझे ज्ञान हुआ तो यह जो जगत है वो मेरे ज्ञान का विषय बन गया, सब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज, ये अब ज्ञान का विषय बन गया। और जब मुझे इसका ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान ने क्या किया, इस ज्ञान ने, ये जो ज्ञान हुआ है, इसका ज्ञान अपने विषय के सत्ता को प्रकाशित कर दिया। बाहर वस्तु है, इसका मुझे ज्ञान हुआ, जैसे मुझे इस ज्ञान हुआ तो ये जो वस्तु है वो मेरे ज्ञान का विषय बन गया। और जैसे ये विषय बन गया, ऐसे ही क्या हुआ, ये ज्ञान इसको प्रकाशित कर दिया। जैसे अंधेरे कमरे में आपका मोबाइल रखा हुआ और दिखाई नहीं देता, लाइट जैसे जलती है कि ओ ये मोबाइल है, बिक गया। क्या लाइट जलाने से पहले मोबाइल नहीं थी? मोबाइल थी, लेकिन लाइट जलाने पे क्या, लाइट ने क्या किया, मोबाइल के सत्ता को रिवील कर दिया, मोबाइल की सत्ता को प्रकाशित कर दिया। ऐसे वस्तु तो पहले है, लेकिन इस ज्ञान ने इसकी सत्ता को प्रकाशित कर दिया। अब जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, इस वस्तु का ज्ञान हुआ, तो तीन ही कंडीशन होंगे। या तो आप चाहेंगे इस वस्तु को मुझे प्राप्त करना है, या तो चाहेंगे कि मुझे चाहिए उपादान, या नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए हान। जैसे मान लीजिए सामने जा रहे हैं, मुझे 500 का नोट दिख जाए, सड़क पे अभी नोट पड़ा हुआ 500 का, देखा मैंने, जैसे दिखाई दिया कि मेरा ज्ञान ने क्या किया, 500 का नोट के ज्ञान को, 500 के नोट जो ज्ञान जो मुझे हुआ, मेरा ज्ञान उस 500 के नोट को प्रकाशित कर दिया, विषय बन गया मेरा। और उसके बाद क्या होगा, मुझे लेना है, हाथ बढ़ाया, या सांप दिखाई दिया आपको, नहीं मुझे नहीं लेना है, हाँ आप साइड पीछे हट जाएंगे। या कुछ सामान्य वस्तु रखी हुई है तो उदासीन भाव, मुझे ना तो मुझे लेना है ना छोड़ना है, ऐसे ही होता है, इंडिफरेंस वाला। ये ज्ञान ने क्या किया, इस ज्ञान ने आपको ये तीन प्रकार के प्रवृत्ति को, इस ज्ञान ने प्रवृत्ति को उत्पन्न किया। या तो आप लेना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे, या उदासीन भाव। देखिए, इस प्रवृत्ति से पीछे भी ये ज्ञान जब होता है ना, तो ज्ञान के बाद इच्छा होती है, इच्छा के बाद कृति होती है, और कृति के बाद चेष्टा या प्रवृत्ति कह लीजिए, ये उत्पन्न होती है। ये प्रवृत्ति तो आपको बाहर दिखाई देगा, आप हाथ बढ़ाएंगे पैसा लेने के लिए, प्रवृत्ति है, दिखाई देगा ये। लेकिन ये तीन जो है वो आंतरिक है, मानस क्रिया है, ये दिखाई नहीं देगा। तो कहता है दर्शन, तर्कसंग्रहकार कहता है, प्रवृत्ति किसी प्रकार की हो, आप लेना चाहें, छोड़ना चाहें, उदासीन हो, प्रवृत्ति किसी प्रकार की हो, सभी प्रकार के प्रवृत्तियों का जो कारण है वो ज्ञान है। आप व्यवहार कैसा भी करेंगे, आप उसको पकड़े, छोड़े, उदासीन होए, कुछ भी व्यवहार जो करते हैं आप, उस व्यवहार का कारण क्या है, ज्ञान। जगत में वस्तु तो है ही, लेकिन जब वस्तु का ज्ञान आपको हुआ, तो वस्तु का ज्ञान जैसे हुआ, उस वस्तु के सत्ता को इस ज्ञान ने प्रकाशित किया। और जब वस्तु के सत्ता प्रकाशित हुए, आप उस वस्तु को या तो लेना चाहेंगे, या छोड़ना चाहेंगे, या उदासीन हो जाएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति हो रही है, इस प्रवृत्ति का जो मूल कारण है क्या है, ज्ञान। इसीलिए कहता देखिए, सर्व व्यवहार हेतु, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, सर्व व्यवहार हेतु करणम कर दीजिए, करणम बुद्धि। देखिए, चेष्टा जो है हो रही है, चेष्टा प्रवृत्ति, इस चेष्टा कारण क्या है, ज्ञान। ज्ञान की वजह से ही हमें उसमें प्रवृत्ति होते हैं। प्रवृत्ति कैसा भी हो, हम लेना चाहे, छोड़ना चाहे, उदासीन हो, प्रवृत्ति कैसा भी संभव हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्ति का कारण क्या है, ज्ञान है। ज्ञान की वजह से हम प्रवृत्त होते हैं। तो सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि ज्ञानम, ये कहा।
अब देखिए, इसके बाद जो ज्ञान है, इस ज्ञान को इन्होंने दो भागों में बांटा। ज्ञान को दो भागों में बांटा, स्मृति और अनुभव। अब समझिए स्मृति क्या है। अभी मैंने बताया आपको कि ज्ञान क्या होता है। मैंने बताया कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान कार्य है, ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान कार्य, ज्ञान उत्पन्न होता है। मान लीजिए बाहर पेन है, जगत में पेन रखा हुआ है, पेन है। अब क्या होगा कि आपका आत्मा मन से जुड़ेगा, मन सेंस ऑर्गन से जुड़ेगा और सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा। और जब आत्मा जुड़ेगा मन से, मन शरीर से, मन इंद्रिय से, और इंद्रिय जुड़ेगा वस्तु से, उसके बाद आपको ज्ञान होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। पेन, ओ पेन, ये बाहर जो पेन है, ये बाहर रखा हुआ है, इसका मुझे ज्ञान, ओ ये तो कलम है। ये जो कलम का ज्ञान हुआ, ये कलम के ज्ञान होने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए। सबसे पहला कारण तो कलम ही चाहिए, कलम नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। चक्षु इंद्रिय चाहिए, प्रकाश चाहिए, इन सब के सहयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। और चूंकि ज्ञान कहां उत्पन्न होता है, ज्ञान कहां उत्पन्न होगा, आत्मा में। ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा। अब चूंकि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो ये ज्ञान क्या होगा, मान ली T1 में उत्पन्न हुआ, तो ये T1 में क्या होगा, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान चूंकि ज्ञान कार्य है, उत्पन्न होने वाला है, तो अनित्य भी होगा, तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन नष्ट होने से पहले क्या करेगा ये ज्ञान, इस आत्मा में एक संस्कार छोड़ जाएगा। संस्कार, एक आत्मा में एक इंप्रेशन छोड़ जाएगा, संस्कार छोड़ जाएगा, पैचेज छोड़ जाएंगे। ज्ञान क्योंकि कार्य है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा, लेकिन नष्ट होने से पहले यह ज्ञान एक आत्मा में एक संस्कार छोड़ जाएगा। और बाद में कभी भी उस ज्ञान के संदर्भ में किसी वस्तु को देखकर कुछ भी बिना कुछ किए अचानक से मुझे याद आ जाएगा, ओ जैसे बचपन में आपको मम्मी ने ABCD सिखाया। अब ABCD आपके माइंड में पहले से है, ABCD आपके माइंड में उस समय तो था, लेकिन क्या जब तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं आप, तो ABCD तो नहीं पढ़ रहे हैं, तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं, तो ABCD ज्ञान तो अभी नहीं है आपके साथ, अभी तो ये नया ज्ञान है। अभी ये जो आत्मा है, इसमें तर्क संग्रह का ज्ञान है। 1 घंटे के बाद खाने पीने का ज्ञान हो जाएगा। तो ये तो ज्ञान उत्पन्न हुआ लेकिन नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट होने से पहले एक आत्मा में संस्कार छोड़ जाएगा, और ये संस्कार जो आत्मा में है, जब केवल इसी संस्कार मात्र से ज्ञान उत्पन्न हो जाए, किसी और वस्तु की आवश्यकता न पड़े, न तो इंद्रिय की आवश्यकता पड़े। मान लीजिए मुझे इस आत्मा में पेन का ज्ञान हुआ है, कभी पेन का ज्ञान हुआ है। अब एक क्षण के बाद क्या हुआ, पेन का ज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन आत्मा में संस्कार बचा हुआ है, और इस संस्कार की वजह से मुझे पेन याद आ गया। अब इस पेन को जब मुझे पहली बार इस पेन का ज्ञान हुआ था, तो इस पेन को ज्ञान के लिए मुझे बहुत सारे वस्तु की आवश्यकता थी। पेन की आवश्यकता थी, आइज की आवश्यकता थी, लाइट की आवश्यकता थी, तब ये पेन का ज्ञान उत्पन्न हुआ था। लेकिन इस पेन की ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए मुझे न तो पेन चाहिए, न लाइट चाहिए, केवल और केवल जो पहले के ज्ञान के नष्ट होने के पहले एक संस्कार जो बचा हुआ था आत्मा में, संस्कार रहना चाहिए। और केवल उसी संस्कार से, सॉरी लैपटॉप के साथ मैं चार्जर ऑन नहीं किया, 1 मिनट। केवल वह संस्कार जो है, उस संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। मेमोरी क्या है, रिमेम्बरेंस से जो केवल उत्पन्न हो जाए मेमोरी है। और स्मृति से भिन्न अनुभव है, स्मृति से भिन्न अनुभव है, ऐसा कहा। फिर कहता है ये अनुभव 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ।
जरा इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको, कल मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं और आज एक बार आपको, चूंकि नब्बे न्याय की भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। यथार्थ क्या है? देखिए, यथार्थ का सामान्य अर्थ देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। यथा अर्थ, अर्थ का मतलब विषय। यथा अर्थम तथैव ज्ञानम, जैसा अर्थ है, अर्थ का मतलब वस्तु, बाह्य जगत में जैसा वस्तु है, यह अर्थ, जैसा अर्थ है वैसा ही ज्ञान, जैसा अर्थ है वैसा ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। अब जैसा अर्थ है वैसा ज्ञान का मतलब क्या है? तो देखिए कि मैं बताया था कि पुष्प क्या होता है? देखिए, मैंने कहा था कि जब हमें ज्ञान होता है और जब मैं ज्ञान को भाषा में पढ़ता हूं, मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को देखा, आत्मा मन से जुड़ा, मन इंद्रिय से, और इंद्रिय अर्थ से जुड़ा। इंद्रिय अर्थ से जुड़ने के बाद जब ये कहता है कि ये घट है, ऐसा ज्ञान इंद्रिय को जब होता है ये घट है, जब आपको ज्ञान हो जाए और भाषा में कह सकते हैं आप, जब ऐसा सामर्थ्य आ जाए, भाषा में कहने का योग्य आपका ज्ञान हो जाए, भाषा में तभी कह पाएंगे जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें ज्ञान होगा। हमें जब ज्ञान ऐसा हो जाए कि घटत्व, घट और समवाय, जब ऐसा स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि इसी धर्म के माध्यम से हम धर्मी तक आते हैं। ये घट क्यों है? क्योंकि इसमें घटत्व है। यह पट क्यों है? क्योंकि इसमें पटत्व है। पटत्व होने के कारण ये पट है, घटत्व होने के कारण ये घट है, गोत्व होने के कारण ये गो है, नहीं, गोत्व होने के कारण ये गो है, सर्पत्व होने के कारण ये सर्प है, जलत्व होने के कारण ये जल है। समझिए, जब भी मैं, जब मुझे किसी ज्ञान का, जब मुझे कोई ज्ञान धर्म, धर्म, धर्मी और संबंध के फॉर्म में मैं समझ आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा, जब कोई ज्ञान के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए बाहर जो है पुष्प है, बाहर पुष्प कैसा है? इस पुष्प में पुष्पत्व है, पुष्प है, ये बाह्य जगत की वस्तु है। लेकिन जब मैं इस वस्तु को देखूं और मुझे इस वस्तु को इसी स्ट्रक्चर में जब हम ज्ञान हो जाएगा, तभी इसको भाषा में हम कह पाएंगे पुष्प है। कहते भाषा, भाषा में किसी ज्ञान को हम तभी कह पाएंगे जब वो ज्ञान के एक डिफिनिट स्ट्रक्चर में होगा। जब हमें कोई ज्ञान ऐसे हो जाए, जब मान लीजिए पुष्प का ज्ञान है, तो पुष्पत्व, पुष्प और समवाय, जब ऐसे ज्ञान हो जाएगा तब मैं कह पाऊंगा इदम पुष्पम। एक स्ट्रक्चर में, एक और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? धर्म, धर्मी और संबंध। जब बाह्य जगत के वस्तु को हम जानेंगे और हमारा ज्ञान एक स्ट्रक्चर में होगा, तभी हम भाषा में कह पाएंगे। जब घटत्व, घट और समवाय एक स्ट्रक्चर में होगा ये ज्ञान, तभी हम लैंग्वेज में भाषा में कह पाएंगे। तो अब देखिए, ये वस्तु कैसा है, ये वस्तु कैसा है? ये, इस वस्तु को अगर मान लीजिए बाह्य जगत में कोई वस्तु है, बाह्य जगत में पुष्प है, पुष्प कैसा है? कैसे बोलेंगे पुष्प को? पुष्प, ये पुष्प कैसा है? पुष्पत्व वाला। कैसा है? पुष्पत्व वाला, हिंदी में कहेगा पुष्पत्व वाला। घट कैसा है? घटत्व वाला। पट कैसा है? पटत्व वाला। यह जो वाला है ना, ये वाला शब्द जो देख रहे हैं आप, ये वाला शब्द क्या है? पोजेसर,
धारण करने वाला। पुष्प क्या है? पुष्पत्व वाला। और ये पुष्प कैसा है? पुष्पत्व को धारण करने वाला। तो संस्कृत में एक प्रत्यय होता है मतुप और वतुप। ये प्रत्यय क्या होता है? धारण करने वाले के अर्थ में लगाते हैं हम लोग। धन वाला तो धनवत, बल वाला बलवत, बुद्धि वाला बुद्धिमान। देखिए आप, ये वत वत लगाए आप, तो पुष्पत्व वाला पुष्पत्ववत, घट वाला सॉरी घटत्व वाला घटवत। तो हम पुष्प को क्या बोल सकते हैं? पुष्पत्ववत। घट को क्या बोल सकते हैं? घटत्ववत। पर्ण को क्या बोल सकते हैं? पर्ण को पर्णत्ववत। पर्ण को पर्णत्ववत, पर्णत्ववत। अब देखिए, पर्णत्ववत ये बोलते हैं। अब एक बार समझिए जरा कि मान लीजिए मैं, ये है पुष्प का एग्जांपल लेता हूं, ये है पुष्पत्व और ये है पुष्प। या तो इसको ये बोले हम, इसको कैसे बोल सकते हैं? पुष्पत्व वाला है, समवाय वाला है और पुष्प पुष्प है। वस्तु कैसा है ये? पुष्पत्व वाला, समवाय वाला, पुष्प। इसे कैसे बोलेंगे? घटत्व वाला, समवाय वाला, घट। इसे कैसे बोलेंगे? पटत्व वाला, समवाय वाला, घट। संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे पुष्पत्ववत, पुष्पत्ववत पुष्पम। घटत्व घटत्ववत घट, पटत्ववत पट। अरे पुष्पत्ववत का मतलब क्या हो गया? पुष्पत्ववत का मतलब है पुष्प। पुष्प पुष्पत्व वाला कौन है? पुष्प। घटत्व वाला कौन है? घट। पटत्व वाला कौन है? पट। अब देखिए, कहता है कि ये बाह्य जगत में पुष्प है। इस पुष्प का जो मुझे ज्ञान होता है ना, इस पुष्प का जो मुझे ज्ञान होता है, ये पुष्प कैसा है? यह पुष्प पुष्पत्व वाला है। यह पुष्प ऐसे है, पुष्पत्व वाला है, समवाय वाला है, पुष्प है। इसका जब मुझे ज्ञान होता है, तो ज्ञान कैसे होता है? तो यहां भी स्ट्रक्चर ये होता है, पुष्पत्व पुष्प, यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस ज्ञान को कैसे बोलेंगे भाषा में हम? इस ज्ञान को कैसे बोलेंगे? इस ज्ञान को, ये जो पुष्पत्व है ना, इसको बोलेंगे प्रकार। ज्ञान के लिए प्रकार क्या बोलेंगे? पुष्पत्व प्रकारक। ये संबंध है ना, क्या बोलेंगे? समवाय। संबंध के लिए बोलते हैं ज्ञान में संसर्गक। देखिए, ये ज्ञान में है वस्तु, ये वस्तु ज्ञान में है, ये बाह्य जगत में। बाह्य जगत में जब होगा तो क्या बोलेंगे? पुष्पत्ववत समवाय वत पुष्प। लेकिन ये ज्ञान में आ गया तो पुष्पत्व प्रकारक। संबंध को क्या बोलेंगे? समवाय संसर्गक। और ये पुष्प क्या हो गया? विशेष हो गया ना, तो पुष्प विशेष्यकम ज्ञानम। ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान कैसा है? पुष्पत्व प्रकार वाला है। ये पुष्प कैसा है? पुष्पत्व वत है। तो ये जो पुष्पत्ववत है, पुष्पत्ववत्व पुष्प में पुष्पत्व प्रकारक जो ज्ञान हो रहा है, लेकिन दो अलग चीज है। ये वस्तु है और ये ज्ञान है। वस्तु कैसा है? ये वस्तु कैसा है? पुष्पत्ववत है। ज्ञान कैसा है? पुष्पत्व प्रकारक है। अब देखिए, पुष्पत्ववत में पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। इसलिए बोला ये वत है। जब इसको सप्तमी में रूप चलाएंगे ना, सप्तमी में, तो हो जाएगा पुष्पत्ववती। तो पुष्पत्ववत में पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान।
घटत्ववत में, घटत्ववत में घटत्व प्रकारक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। पटत्व, घटत्ववत क्या होगा, यानी कि घट में घटत्व प्रकारक ज्ञान, पट में पटत्व प्रकारक ज्ञान। तो घट कैसा है, घटत्ववत में, इसको मैं एक मिनट लाइन में लिखता हूं। वस्तु कैसा है, घट। ज्ञान कैसे हुआ इसका, ज्ञान में क्या क्या है, घटत्व प्रकारक, समवाय संसर्गक, घट विशेष्य। और ये वस्तु कैसा है, घटत्व, घटत्व वाला। तो अब देखिए इसको मैं कैसे कहूं, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, सिंपल कहूं इसको मैं क्या कह सकता हूं, घट में घटत्व प्रकारक ज्ञान, घट में घटत्व प्रकारक ज्ञान। ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान कैसा है, इस ज्ञान को कैसे कह सकते हैं हम भाषा में, इस ज्ञान को बोलेंगे घटत्व प्रकारकम समवाय संसर्गकम घट विशेष्यकम ज्ञान। ये ज्ञान कैसा है, घटत्व प्रकारक ज्ञान है, तो घटत्व प्रकारक ज्ञान हो गया। घट में घटत्व प्रकारक ज्ञान, और ये घट कैसा है, घट कैसा है, तो देखिए घटत्व वत है, तो घटत्ववत में घटत्व प्रकारक ज्ञान, घटत्ववत में घटत्व प्रकारक ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान। पटत्ववत में पटत्व प्रकारक ज्ञान क्या होगा, यथार्थ ज्ञान। पर्णत्ववत में पर्णत्व प्रकारक ज्ञान क्या होगा, यथार्थ ज्ञान। इसको मैं परिभाषा में जरा देखिए, परिभाषा क्या कहता है, तदवती तत् प्रकार को, मैं संधि विच्छेद करता हूं उसको, तदवती तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ। अगर मैं तत् का मतलब मान लीजिए, मैं मान लू तत् का मतलब हो गया एक्स, तो तत् का मतलब यहां भी एक्स है। अब देखिए एक्स वाला क्या है, वाई। एक्स क्या है, तत्। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तत्वत, सॉरी गलती कर दिया मैंने। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तत्। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तत्वत, तत्व धनवत वलवत तत्वत। अब देखिए मुझे कहना है वाई में, वाई में कौन सी वक्ति लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे ना, सप्तमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तदवती। तदवती मतलब वाई में, इन वाई। तत् क्या है, एक्स, एक्स कहां रह रहा है, वाई में, तो इन एक्स, एक्स में तत् प्रकारक ज्ञान, फिर तत्, फिर क्या होगा, तत्प्रकारक ज्ञान। तो ये जो वस्तु है ना, इसमें कैसा ज्ञान होना चाहिए मुझे, बिल्कुल इसमें ज्ञान कैसा होना चाहिए, एक्स और वाई। कैसा ज्ञान होगा ये, एक्स प्रकारक ज्ञान। तो तत्वती मतलब वाई में एक्स प्रकारक ज्ञान, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। अब देखिए रजत है, रजतम वस्तु है। रजत का मतलब होता है क्या, सिल्वर। रजत कैसी वस्तु है, रजतत्व, रजत और समवाय। ये ज्ञान कैसा होगा, रजत की सत्ता को प्रकाशित करेगा। और ये ज्ञान का क्या कैसा होगा, रजतत्व
प्रकारक समवाय संसर्गक रजत विशेष्यक ज्ञान, ये ज्ञान हुआ। लेकिन ये कैसे ज्ञान हुआ ये? तो रजत में क्या रहेगा? रज तत्व, रज तत्व। अब देखिए रजत क्या हो गया? रज तत्ववत। रजत को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? तो रज तत्व वाला है ना ये, तो रज तत्ववत। तो रजत में अगर मैं इसको ये कहूं कि रजत में, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि रज तत्व में, रज तत्व, रज तत्ववत में, सॉरी, इसको मैं कह सकता हूं कि रज तत्ववत में, रज तत्व, रज तत्व है ये, वत क्या है? रजत है। तो रजत में का मतलब क्या होगा? रज तत्व में। इसको मैं अगर लगा दूं सप्तमी एक वचन तो क्या हो जाएगा? रज तत्ववती, रज तत्ववती। तदवती मतलब रज तत्ववती, तदवती। अब इसमें क्या होना चाहिए ज्ञान? तो रज तत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए, रज तत्व प्रकारकम ज्ञानम। देखिए तदवती तद प्रकार को अनुभव को मैं ये भी कह सकता हूं रज तत्ववती रज तत्व प्रकारकम ज्ञानम, पुष्प पुष्पत्ववती पुष्पत्व प्रकारकम ज्ञानम, घटत्ववती घटत्व प्रकारकम ज्ञानम। यथार्थ अनुभव, यथार्थ यथार्थ ज्ञान हो गया। लेकिन भाई रियल में क्या होता है? रियल में, रियल में क्या होता है वास्तव में कि रजत में क्या होता है? रज तत्व। शुक्ति में क्या होता है? शुक्तित्व। रज्जु में क्या होता है? रस्सी। रज्जु का मतलब हुआ। सर्प में क्या होता है? सर्पत्व। अब देखिए कई बार क्या होता है कि है रजत, ये क्या था? रज तत्व। अब बाह्य जगत में तो है रजत, लेकिन आपने देखा रजत को और आपको ज्ञान किसका हो गया? आपको ज्ञान हो गया सर्प का, सॉरी शुक्ति, सॉरी ये मैं गलती कर गया। अब इस एग्जाम्पल को लीजिए और समझ में आएगा, इसको बाद में समझाएंगे। देखिए आपने क्या देखा बाह्य जगत में? बाहर रज्जु है। रज्जु है मतलब रज्जु क्या होता है? रज्जुत्व वाला होता है। अब रज्जु को देखा और आपको ज्ञान किसका हो गया? सर्प का। तो सर्प का ज्ञान हो गया मतलब सर्पत्व, लेकिन वो तो आधार तो नहीं बदला, आधार तो रज्जु ही रहा। अब देखिए ये वस्तु कैसा है? ये वस्तु कैसा है? रज्जुत्ववत है। ये रज्जु कैसा है? रज्जुत्ववत। अब रज्जुत्ववत जो वस्तु है, रज्जुत्ववत में आपको ज्ञान क्या हुआ है? सर्पत्व प्रकारक। ये ज्ञान कैसा है? सर्पत्व प्रकारक, समवाय संसर्गक। तो आपको रज्जुत्ववत में क्या ज्ञान हो गया? सर्पत्व प्रकारक का, प्रकारक। होना क्या चाहिए था? रज्जुत्ववत में रज्जुत्व प्रकारक का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन रज्जुत्ववत में आपको सर्पत्व प्रकारक का ज्ञान हो गया। तो रज्जुत्ववत जो वस्तु है, रज्जुत्ववत में सर्पत्व का अभाव है। तो इसीलिए कहा कि भाई आपको अभाव, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव। भाई ये जो रज्जु है, रज्जु में इसका अभाव है, आपको उसका ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान जो होगा, ये ज्ञान अयथार्थ ज्ञान होगा। अयथार्थ ज्ञान को भ्रम भी कहते हैं, भ्रम भी कहते हैं। तो ये है यथार्थ और अयथार्थ। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत नव्य न्याय का थोड़ा प्रवेश है इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे न्याय शास्त्र प्रमाण की बात करता है। जो कल मुझे लगा था शायद कि कुछ कंफ्यूजन रह गया था, इसीलिए मैं इसको को रिवाइज करवाया। और किसी को अगर लगे इसमें कुछ है तो बताइए।
जी बताइए, क्या कुछ लगा ठीक है? यथार्थ और यथार्थ समझ में ठीक से आ पाया? मैं कह पाया अपनी बात को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। और बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका उत्साहवर्धन के लिए। तो ये चूंकि यथार्थ और अयथार्थ थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही जो वाह्य जगत के इसको कैसे कहता है, अंतर जगत में कैसा आता है, तो इसको एक बार आ, आप लोग अपने यहाँ प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रकारक क्या है, ये कैसे यथार्थ और अयथार्थ को कर रहा है भेद, कैसे उसको जो तदवत है, तदवत क्या है उसको प्रकारक में कैसे करता है वो, तो इसकी बात को कीजिएगा।